the next topic we have to discuss about yes we have discussed about software design part over there, जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, इंटरफेस वगैरह क्या होता है, या HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है और क्यों हम यूज कर रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो. And yes, now we are discussing about software testing part over there. तो what is the concept of testing? Testing का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे concept use होगा that is called हमने इसको शायद I think discuss किया था, bug, fault, verification, validation. Yes, students, failure, fault, error, test cases. Yes बच्चों, बोलो भाई. Anyone please confirm it. I think ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था कि the basic टेस्टिंग वाला जो पार्ट है उसको हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ टेस्टिंग एंड ऑल दीस थिंग्स. एनीवे यस, तो यहाँ पे अलग अलग हमने डिफाइन किया कि यस वी हैव डिफाइनिंग बेसिकली टू काइंड ऑफ टेस्टिंग मेथड ओवर देयर. वन इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, अनदर इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. इसको हम क्लियर बॉक्स एंड क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं कई बार हम व्हाइट बॉक्स को. तो यहाँ पे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी इनको डिफाइन किया जाता है. तो यहाँ पे अलग अलग हम डिफाइन करते हैं. यहाँ पे बोल रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसमें कह रहा है कि वेयर टेस्ट कंडीशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स. नॉर्मली हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिफाइन करते हैं. ओके, तो हमने क्या यहाँ डिस्कस किया, यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इन्होंने डिफाइन किया है कि वी आर डिफाइनिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. तो इसमें कह रहा है टेस्ट केसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ फंक्शनल्स. जो भी फंक्शंस हैं उनके आप स्पेसिफिकेशन के बेस पे वन बाय वन सारे फंक्शंस टेस्ट करते हो कि all functions are working or not, and as per their input they are providing same output or not. व्हाट इज डिफरेंस विद बोथ, तो वो चीज़ें आप डिफाइन करते हैं ब्लैक बॉक्स में. जबकि आप जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं तो यू कैन डायरेक्ट फ्रॉम द इंटरनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल कोड, जिसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी इसीलिए इसको बोलते हैं, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी इसको हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस, ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि व्हाट इज व्हाइट बॉक्स, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाट देयर एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑफ द ईच वन. तो इन्होंने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एडवांटेज बताया और यहाँ पे ड्रॉबैक बताया कि ब्लैक बॉक्स में हम क्या करते हैं, वी आर डिफाइनिंग द टेस्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन बिफोर डिजाइनिंग और कोडिंग. इसको हम पहले भी कर सकते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन में हमारे पास अवेलेबल होती है. तो विद रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन वी आर डिफाइनिंग their missing functions और program behavior, ये सारा कुछ आप define कर सकते हो. कह रहा है कि इसमें जो ड्रॉबैक है वो कह रहा है कि केस कैन नॉट डिटेक्ट द एडिशनल फंक्शंस और फीचर दैट हैव एडेड इन कोड. कोड में आपने कुछ फीचर्स ऐड ऑन किया है तो उसको वो स्पेसिफाई नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया था, जब स्पेसिफिकेशन के डिफाइन किया तो जो फीचर्स ऐड ऑन किया है ड्यूरिंग कोडिंग के समय में, तो वो चीजें आप डिफाइन नहीं कर सकते. सेकेंड वन ये कहता है कि कई बार क्या होता है, जो सेफ्टी या सिक्योरिटी मेजरमेंट की हम बात करते हैं, वो सिक्योरिटी मेजरमेंट हम इस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से इसको डिफाइन नहीं कर सकते. जबकि हमें यदि यही सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है कि वी कैन डू लाइक दैट वन आल्सो, कि आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम राइटिंग यू कैन डिफाइन इट. Okay, black box testing have two strategy we can follow it. One is boundary value, another is equivalence partitioning. तो यहाँ पे आप बाउंड्री वैल्यू की बात करते हो तो आप क्या करते हो, एक बाउंड्री सेट करते हो, कि स्पेसिफाई करते हो बाउंड्रीज के फॉर्म में कि भाई क्या इनपुट होना चाहिए. जैसे सपोज करो आपने बोला कि आप एक दो एडिशन या चलो डिवीजन का एक प्रोग्राम आप बना रहे हो, तो डिवीजन के प्रोग्राम में आप मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या लिमिट आप डिफाइन कर रहे हो. तो लिमिट जो डिफाइन कर रहे हो वो बाउंड्री वैल्यू डिफाइन कर रहे हो. लिमिट का मतलब है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कितना आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक वो मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो उसको एक्सेप्ट करेगा और उस पर ऑपरेशन में एज पर नॉर्म्स वो फुलफिल करेगा.
तो आप डिफाइन कुछ इस तरह से करते हो लाइक दिस वन कि सम बाउंड्रीज ओवर देयर लाइक ए शुड बी इन बिटवीन सॉरी एक्स शुड बी इन बिटवीन a1 एंड a2। तो आपके लोअर वैल्यूज इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह कंडीशन डिफाइन करते हैं। या दूसरी यानी वही कह रहा है एक्स एंड वाई आर बाउंडेड विद टू इंटरवल्स a2 a1 a2 और b1 b2। तो इस तरह की आप बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ टेस्टिंग mechanism is known as a boundary value analysis। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये गाइडलाइंस डिफाइन किया है कि यू कैन फॉलो दिस गाइडलाइंस टू सॉल्व द दिस काइंड ऑफ टेस्ट केसेस सिलेक्शंस ओवर देयर। तो इसमें देखिए इन्होंने कंडीशन डिफाइन किया है। क्या कंडीशन? You can see this one. If I input a condition specific a range of value, then construct valid test case for the end of the range। एंड इनवैलिड इनपुट टेस्ट केस होगा तो उसके लिए आपको एंड ऑफ द रेंज, वही कह रहा है कि जस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ रेंज की बात कर रहा है। सेम नेक्स्ट मतलब बोला है कि नंबर ऑफ वैल्यूज वो भी डिफाइन करोगे कि व्हाट द मैक्सिमम वैल्यूज ओवर देयर, उससे बिलो नहीं जा सकते, उससे अबव नहीं जा सकते। तो ये चीजें आप डिफाइन करते हो इन सिनेरियो के केस में, ठीक है। अगेन आउटपुट कंडीशंस भी उसी तरह से आना चाहिए कि मैक्सिमम आपका आउटपुट रेंज क्या होगा, मिनिमम आउटपुट रेंज क्या होगा, वो आप डिफाइन करते हो। तो इस तरह की जो कंडीशंस आप डिफाइन करते हो वो आपके बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हेल्प करती है। तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि लेट टेक एन एग्जांपल दैट इज बाउंड्री एनालिसिस फॉर अ ट्रायंगल प्रोग्राम। ट्रायंगल प्रोग्राम के लिए इन्होंने बोला है कि भाई आपको जब भी आप ट्रायंगल प्रोग्राम के लिए आप डिफाइन करेंगे, कह रहा है सिंपल प्रोग्राम टू क्लासिफाई अ ट्रायंगल, उसके लिए हमें इनपुट चाहिए। इनपुट क्या है? वो आपके 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो वैल्यूज होनी चाहिए एक्स वाई जेड के शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड शुड बी लेस देन 100 होना चाहिए। तो आपने ये डिफाइन किया, ये आपने बाउंड्री डिफाइन कर दिया कि 0 मिनिमम हो गया और 100 मैक्सिमम हो गया। तो ये आपने एक तरह की बाउंड्री सेट कर रखी है। ये 3 वैल्यूज जो है साइड ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। उससे आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है वो किस टाइप का है, इट इज स्केलन है या आइसो स्केलन है या इक्विलेटरल है या राइट एंगल्ड है, किस तरह का है वो आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सच थिंग्स वी कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। तो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू में इन्होंने इसी चीज को स्पेसिफाई किया है, व्हाट द थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर सिनेरियो। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए तो इन्होंने ये डिफाइन किया कि एबीसी को इन्होंने साइड्स के फॉर्म में डिफाइन किया है, दैट वैल्यू शुड बी दिस वन। यानी कंडीशन इन्होंने लिया है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी और बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए और ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी। अगेन ए बी सी आपके पास है तो आप कंडीशन चेक करते हो इफ यदि आपको आइसोलेट आइसोस्केल ट्रायंगल डिफाइन करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अदरवाइज यदि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको डिफाइन करना है तो एबीसी की वैल्यू इक्विवेलेंट होना चाहिए। अदरवाइज राइट एंगल बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, इसके हिसाब से आप टेस्ट केसेस डिफाइन करते हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ पे नोटिस करिए एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू लेके चला है और एक्स वाई जेड की मिनिमम वैल्यू लेके चला है और उसके बेस में इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट डिफाइन किया है कि वो किस तरह का हमारा ट्रायंगल जनरेट होगा, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ टेस्ट बाउंड्रीज इज नोन एज अ बाउंड्री एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन पार्ट ओवर देयर दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पार्टीशन। अब इक्विवेलेंस पार्टीशन का मतलब क्या है कि वी कैन सेलेक्ट पार्टीशनिंग ऑफ द इनपुट डोमेन। इनपुट डोमेन को आपने डिवाइड कर दिया सब इनपुट्स के फॉर्म में और सबसेट्स यानी एक तरह का सेट्स बना दिए इक्विवेलेंस क्लासेस के फॉर्म में। तो उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हो दैट काइंड ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस वी आर यूजिंग फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है द एम ऑफ इक्विवेलेंस पार्टीशन इज डिवाइड इनपुट डोमेन ऑफ अ प्रोग्राम or module into classes of test cases has a similar effect of the program. That's why it's called equivalence classes. उसको हम equivalence classes के फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने इस
कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो इन्होंने ये डिफाइन किया है कि सपोज मेरे पास कोई एक है, मुझे एक इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करना है, तो इनपुट रेंज हमें डिफाइन करना होगा, वैलिड इक्विवेलेंस क्लास क्या होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, बिटवीन लेस should not be less than 1 and should not be greater than 99। एंड टू अगेन कह रहा है इनवैलिड क्लासेस क्या पॉसिबल है, कह रहा है कि x इज लेस देन 1 हो या x इज ग्रेटर देन 99 हो। तो हमारे पास हमने दो क्लासेस डिफाइन किया, इक्विवेलेंस क्लास का डिफाइन कर दिया, इनवैलिड इक्विवेलेंस क्लास के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दिया। तो किन केसेस में वैलिड होगा वो हमने डिफाइन कर दिया, और किन किन सिनेरियो में हमारा इनवैलिड होगा वो हमने लिखना शुरू किया। तो इस तरह से इन्होंने जो डिफाइन किया है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन किया है कि यदि कंडीशंस ये फॉलो हो रहा है तो ये डिफाइंड है, अदरवाइज जो है कि वो जिस भी तो यहाँ पे इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि वी कैन डिफाइन लाइक दैट वन, कि हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, नो दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। देयर इज थ्री काइंड ऑफ टेस्टिंग ओवर देयर, कवरेज बेस्ड, अगेन साइक्लोमेट्रिक एंड म्यूटेशन में टेस्टिंग। तो कवरेज बेस में आप क्या करते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, सारी कंडीशंस को, सारे पाथ को, एक तरह से आप कवरेज बेस का मतलब पाथ, आप पाथ टेस्टिंग करते हो कि सारे जितने भी पाथ हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारे स्टेटमेंट रन कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, सारे ब्रांचेस कवर हो रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, मल्टीपल कंडीशन की सब कंडीशंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, पूरे पाथ को हम डिफाइन कर पा रहे हैं यानी एटलीस्ट इंटायर पाथ शुड बी फॉलोड बाय दैट वन। तो उसको हम पाथ कवरेज बोलते हैं। सपोज एक एग्जांपल इन्होंने डिफाइन किया कि एक मेन फंक्शन आपने लिया जिसमें तीन वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, आपने एक्स वाई x1 x2 x3 की वैल्यू आपने एक्सेप्ट कर ली, स्कैन कर लिया। अब आप कंडीशन लगा रहे हो, क्या कंडीशन लगा रहे हो, x1 इज ग्रेटर देन 1 एंड x2 इक्विवेलेंट टू 0 है, तब के केस में ये फॉलो होगा। दूसरी कंडीशन इन्होंने डिफाइन किया है कि यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन फॉलो होगा, क्या x1 2 के इक्विवेलेंट है, x3 जो है कि 1 से ग्रेटर है, यदि ऐसा है तो x3 में ये काम करो, अदरवाइज क्या करो, यदि ये भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, लूप लगा रहा है कि x2 यदि ग्रेटर देन 2 है तो इसमें x1 की वैल्यू जो भी वैल्यू होगी उसमें -1 कर दिया। तो इसमें आप क्या लगा रहे हो, आप अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन करोगे। तो इन्होंने यही कंडीशंस दिया है कि आप x1 x2 x3 के डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स लेके चलोगे जिसमें सारी कंडीशंस फॉलो हो। करें टेस्ट केस of the form x1 x2 x3 will be execute all the statement of the program। तो ये एक ऐसी कंडीशन हुई जिसमें सारे यानी 2 पहला इनपुट लिया, दूसरा इन्होंने जो है कि x2 में 0 रखा और x3 में आपने 3 रखा। तो ये आप इसमें इनपुट करके देखोगे तो आपको पूरा इंटायर पाथ कवर हो रहा है। तो दैट काइंड ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यही इन्होंने यूज किया है कि वन बाय वन इन्होंने उसको डिफाइन किया कि पहले ये वैल्यू लिया, वैल्यू लेने के बाद इन्होंने चेक किया, यदि कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं, अदरवाइज फॉल्स है तो फिर अगेन नेक्स्ट कंडीशन पे आया, नेक्स्ट कंडीशन को फिर चेक किया, यदि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। और इस तरह से हम क्या करते जा रहे हैं, उनसे हम सारी पूरी पाथ को, इंटायर पाथ को हम क्या करते हैं, चेक करते जाते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं अपने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए, इन्होंने ये यूज किया, इन्होंने स्टेटमेंट डिफाइन किया, फिर ब्रांचेस के कंडीशन में लेके देखा है कि ब्रांच में क्या क्या हमारी कंडीशंस हो रही है। एग्जीक्यूशन पाथ का मतलब जो लाइन बाय लाइन को इन्होंने ABCD के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, यानी यहाँ से इन्होंने लिया A फिर B C D E सो ऑन, उस तरह से इन्होंने डिफाइन कर दिया ब्रांच वाइज। ठीक है, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि क्या हमारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, डिसीजन कंडीशन को किन किन क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है। तो ये टेस्ट इनपुट लेके देखा है, फिर मल्टीपल से कंडीशंस के केस में क्या क्या क्राइटेरिया आप डिफाइन कर रहे हैं और पाथ में क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो ये चीजें आप डिफाइन करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेस्टिंग। तो ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन किया, ये टेस्ट केस लिखा है, इसके हिसाब से सारी जितनी क्राइटेरिया है वो ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, उसको आप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये आपके नेक्स्ट वन डिफाइन कर रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड साइक्लोमेट्रिक टेस्टिंग। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड CFG। CFG स्टैंड्स फॉर कंट्रोल फ्लो ग्राफ।
कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आप क्या करते हो, आप इस तरह का एक ग्राफ डिफाइन करते हो, सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइल्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इटरेटिव स्टेटमेंट व्हाइल लूप्स जो भी हैं उनको इस तरह से डिफाइन करते हो और केसेस को इस फॉर्म में डिफाइन करते हो। तो ये सिंबल्स इनके हेल्प से आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास ये एक स्निपेट अवेलेबल है जिसमें आपका एक फंक्शन है दैट इज सैंपल जो ए बी इनपुट फॉर्म में ले रहा है और आप क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हो कि वाइल ए नॉट इक्वल टू बी है तो तब क्या होगा, तो इसमें फिर चेक कर रहा है ए शुड बी ग्रेटर देन बी, यदि ऐसा है तो ए माइनस बी करो, अदरवाइज बी इक्वल ए बी माइनस ए कर दो और फाइनली ए को रिटर्न कराओ। तो इसके लिए इन्होंने पूरा साइक्लोमेट्रिक CFGs लिखा है। इन्होंने क्या किया है, सबको लाइन नंबर दे दिया कि 1 2 3 4 5 ये लाइन दे दिया है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन नंबर 1 वाइल पे आया, वाइल पे कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो सीधे वो क्या करेगा, वाइल की कंडीशन यही फॉल्स हो जाती है तो सीधे क्या चला जाएगा, वो सीधे 5 पे चला गया। तो आप देखिए ये 5 पे इन्होंने एरो शो कर दिया। यदि ट्रू होता है तो अगेन ये फेल्स कंडीशन चेक हुई कि सेकंड कंडीशन सेकंड लाइन जो डिफाइन किया है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, यदि ए शुड बी ग्रेटर देन बी हो रहा है तो लाइन नंबर 3 पे जाओ, अदरवाइज लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा और लाइन नंबर 4 पे चला जाएगा, नंबर 4 पे एल्स कंडीशन हुआ है और एल्स वाला फॉलो होके फिर फाइनली 5 पे चला जाएगा और इस तरह से यूज करेंगे। तो साइक्लोमेट्रिक्स इस तरह से हम ये ग्राफ बनाते हैं। अब आता है इसमें कितने इंडिपेंडेंट पाथ है, कितने डिपेंडेंट पाथ है, दो चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने डिफाइन किया है कि यदि आप साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज को मेजर करते हो जिसमें इंडिपेंडेंट पाथ इंटायर प्रोग्राम के केस में डिफाइन करते हो, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या गिवन है, v ऑफ g इक्वल e माइनस n प्लस 2 के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसमें n क्या डिफाइन कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ नोड फॉर CFG एंड e इज एज इज, तो इस फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल 4 में दिया है तो इसमें इन्होंने बोला साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है आपका देखिए, तो वन नंबर ऑफ लाइंस आपकी टोटल 1 to 5 यानी टोटल आपकी नंबर ऑफ लाइन 6 हुआ और 6 माइनस 5 प्लस 2 यानी इस तरह से आपने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज 3 मेजर किया। तो इस तरह से आप क्या करते हो, किसी भी ग्राफ, पहले तो आपको एक स्निपेट दिया होगा, इस स्निपेट का आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बना के आपको उसका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना होगा। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि व्हाट इज साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटीज एंड हाउ टू मेजर इट या हाउ टू कैलकुलेट इट। तो आपको इसका आपको मतलब क्लियर आना चाहिए कि हाँ कैसे हम डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग क्या कहलाता है, कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोग्राम की कोई मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और मल्टीपल कॉपीज में हम हर कॉपी में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। तो जब ये चेंजेस हो गए यानी अल्टर्ड हो गया तो हम अल्टर्ड को हम म्यूटेंट बोलेंगे, वो हमारा म्यूटेंट है। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम ओरिजिनल प्रोग्राम से हम इसको 1 by 1 हम म्यूटेंट प्रोग्राम को चेक करेंगे अलग अलग कंडीशंस पे देके और उसको चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, कि किस तरह से हमारे डिफाइंड हो रहे हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूटेंट प्रोग्राम कहलाएगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि लेट्स कंसिडर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन्होंने डिस्कस किया होगा, what the things over there, we are passing this one, okay less than 3 then okay ask it to 5 and ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट वन। तो इसमें सिंपली वही ये कह रहा है कि यहाँ पे आप देखिए टेस्ट केसेस इन्होंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग। टेस्ट केस 1 क्या है, यदि आपने इनपुट 2 4 दिया तो आउटपुट इसका क्या आएगा, गॉट लेस देन 3, यदि 4 4 दिया तो गॉट मोर देन 3, यदि आपने 4 6 दिया गॉट मोर देन 3 एंड सो ऑन। ये क्राइटेरिया डिफाइन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम म्यूटेंट बनाएंगे, लेट्स म्यूटेट दैट वन, कि हमें यदि यहाँ पे लाइन नंबर चेंज में ये पर्टिकुलर चेंज कर दें या लाइन दूसरा म्यूटेंट बनाया इसमें इन्होंने चेंज किया कि भाई जो सेकंड पैरामीटर है उस पे उसको लेस देन 5 चेक करते हैं और जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको हमने सेकंड पैरामीटर है आर्गुमेंट ऑफ 1 उससे हमने म्यूटेंट डिफाइन कर दिया। तो अब उसको अगेन थर्ड म्यूटेंट बनाते हैं, सी की वैल्यू 3 कर देते हैं। तो इस केस में हम म्यूटेंट को डिफाइन करेंगे कि कितने म्यूटेंट है, यानी कह रहा है कि यहाँ 3 तरह की कंडीशंस बनेंगी। वन इज कह रहा है किल्ड और डेड वाली कंडीशन की भाई वो रन न करे, सेकंड वन हो सकता है लाइव हो और थर्ड वन उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो 3 कंडीशंस बन सकती हैं, वही तीनों को डिफाइन कर रहा है। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कर रहा है किल्ड म्यूटेंट अपॉन टोटल म्यूटेंट माइनस इक्विवेलेंट म्यूटेंट मल्टीप्लाई 100। इससे हम म्यूटेंट रेशियो निकाल लेते हैं और म्यूटेंट रेशियो से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस किया है, किस केस में इन्होंने डिस्कस किया है, बेसिकली टेस्टिंग के केस में।
नाउ टेस्टिंग एक्टिविटीज को बता रहा है कि आप ऑल्दो टेस्टिंग के एक पूरा एक मॉड्यूल है, लेकिन इसके बाद भी हम अलग अलग जगह पे टेस्टिंग करते जाते हैं। जैसे हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में टेस्टिंग किया, डिजाइन एनालिसिस में टेस्टिंग किया, टेस्ट प्लानिंग में अगेन टेस्ट हम यूज करेंगे, टेस्ट डेवलपमेंट यूज करेंगे, टेस्ट एग्जीक्यूशन करेंगे, टेस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, रेस्ट रीटेस्टिंग ऑफ द डिफेक्ट, यदि डिफेक्ट को मिला है तो उसको रीटेस्ट करेंगे कि वो कवर हुआ या नहीं हुआ। अगेन है लेवल ऑफ टेस्टिंग, तो यहाँ पे हम अलग अलग लेवल डिफाइन कर रहे हैं। करा के नॉर्मली हम तीन लेवल पे हम टेस्टिंग करते हैं। वन इज यूनिट लेवल पे टेस्टिंग करेंगे, यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल को तब टेस्ट करेंगे, एंड फाइनली ओवरऑल जब हम टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। तो इन्होंने ये तीनों टेस्टिंग को एक्सप्लेन किया है। Now they are moving to the next part that is called debugging, यानी bugs को remove करना, that is called debugging. Bugs means जिसके कारण हमारे जो issues जनरेट होंगे, जिससे हमारा abnormal condition जनरेट हो रहा है, या जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा desired output है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उनको हम रेक्टिफाई करना, उनको हमें करेक्ट करना, that is called testing. तो उन्होंने कहा कि this cause will be found and necessary actions such as a correction or removal will be taken and द कॉज विल नॉट बी फाउंड। ये उन सिनेरियो में, ये दोनों कंडीशंस में हमारे जो है डिबगिंग हेल्प कर जाता है। तो बग्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये इन्होंने बोला है कि भाई हो सकता है कोई सिम्टम्स अवेलेबल हो, जैसे जो ओके तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन यही किया है कि वी आर डिफाइनिंग with respect of that one कि what kind of bugs can be temporary, can be permanent, कुछ ही फॉर्म में हो सकते हैं, राउंड ऑफ का इनएक्यूरेसी हो सकता है, या फिर जो है टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या इनएक्यूरेट इनपुट कंडीशंस हो सकता है, या कुछ भी इस तरह की कंडीशंस हो सकती है, वो आपका जो है बग्स क्या इशू हो सकता है। तो अब आपका मेन इंटेंशन क्या है कि बग्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करिए और कंफर्म करिए कि वो इश्यूज आ रहा है, फिर उस डिफेक्ट को एनालिसिस करिए और फिर उसका रेजोल्यूशन परफॉर्म करिए। तो ये तीन हमारे पास टेक्निक होती है किसी बग्स को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब डिबगिंग अप्रोच, कौन कौन से अप्रोच है? सबसे पहला अप्रोच है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे, जहां हमें बग समझ में आए इमीडिएट उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। ये तब तक चलेंगे जब तक हमारा एंड ऑफ दैट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो जाता। सेकंड वन टेक्निक जो हम यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया, जब तक चल रहा है ठीक है, अदरवाइज यहाँ इश्यूज जनरेट हुआ उसके बैक ट्रैक हमसे करना शुरू करेंगे कि ठीक है यहाँ इश्यूज हैं, अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो इसके लिए हो सकता है मुझे बैक पे जाके वो रेक्टिफाई करना पड़े कि ड्यू टू दिस वन ये इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। जैसे आप एनपिन प्रॉब्लम्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, वो बैक ट्रैक से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक ट्रैकिंग कहलाता है। और फिर थर्ड वन अप्रोच हम जो डिफाइन करते हैं कॉज एलिमिनेशन। किस रीजन से हम इसको जो है कि किस रीजन से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस रीजन को ही रेक्टिफाई कर लेते हैं। रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो उससे हम कॉज एलिमिनेशन पैटर्न फॉलो कराते हैं, ठीक है। अगेन आता है कि नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग टूल। सम टेस्टिंग टूल्स ओवर देयर लाइक डेटा एक्विजिशन। ये कह रहा है कि दीज आर द टूल्स जिनके थ्रू हम डिफाइन करेंगे वो हमारे कौन कौन से डेटा एक्विजिशन है, स्टैटिक मेजरमेंट है, डायनेमिक मेजरमेंट है, सिमुलेशन है, टेस्ट मैनेजमेंट है, क्रॉस फंक्शनल टूल्स हैं। दीज आर द टूल्स जिनके थ्रू हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कुछ हमारे कॉमर्शियल टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, लाइक हम रेशनल टेस्ट टूल्स यूज करते हैं यूनिट टेस्टिंग के लिए। IBM रेशनल रोज नॉर्मली जो है कि रेशनल सॉफ्टवेयर आते हैं IBM का प्रोडक्ट, उसको यूज करते हैं। इसी तरह से हम यदि बात करें तो आप यदि आप C++ वगैरह या इस तरह के इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जी टेस्ट होता है, गूगल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारे पास जो है कि इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया AQ टेस्ट डिफाइन किया। ये सब डिफरेंट हमारे टूल्स हैं जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस तरह की टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। ऑटोमेटिक QA कोऑपरेशन का है। तो ये अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं। जैसे इन्होंने CS यूनिट डिफाइन किया, इट इज काइंड ऑफ टेस्टिंग टूल ओवर देयर जिसके हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वन टूल इन्होंने डिफाइन किया दैट इज सही यूज किया है, इसको यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल है जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे, टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ब्लॉक को ओवर किया है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक ओवर देयर दैट इज ब्लॉक 2
और ब्लॉक 2 में इन्होंने डिस्कस किया है, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के पार्ट को डिस्कस किया है कि हाउ टू प्लान ऑल दीज कॉन्सेप्ट ओवर देयर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिसेस ओवर देयर, the software project estimation patterns over there, like estimating of the size, effort, schedule, cost and costing के लिए different models use किया estimation के केस में। estimation को calculate करने के लिए जैसे cost के लिए COCOMO models use किया, Putnam models use किया, statistical models use किया, functional points use किया, different things we are using in estimation also। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा next operation परफॉर्म हो रहा है, that is called software project planning। ठीक है, तो इन्होंने डिफाइन किया कि भाई ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे प्रोजेक्ट मैट्रिसेस अवेलेबल है जिसको जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए, व्हाट द cost of that particular project, what time will be required, what the effort over there, what the size of there। तो ये सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के केस में, क्योंकि यदि ये आपका एक्यूरेट नहीं हुआ तो बाकी चीजें फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया नीड ऑफ द प्रोजेक्ट मैट्रिसेस में कि इफ यू कैन नॉट मेजर इट देन यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। हमें सबसे पहले मेजरमेंट, इफेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस प्रॉपर हो सके। तो matrices is nothing, basically कह रहा है matrices deal the measurement of the software process and the software product। matrices quality of qualify the characteristic of product process or product। matrices are often used to eliminate the project cost and schedule। ये सारा कुछ आप डिफाइन करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, इन्होंने कहा कि कुछ मैट्रिसेस के नेम गिवन है, जैसे एलओसी है, लाइन ऑफ कोड्स है, पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, नंबर ऑफ मैन पर मंथ है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, नंबर ऑफ इनपुट फॉर्म्स है। तो इनके बेसिस पे ही हम डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द प्रोजेक्ट मैट्रिसेस ओवर देयर, दे आर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिसेस, इनको इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। just go through all these basic concept over there। तो अगेन इसी तरह से उन्होंने डिफाइन किया कि प्रोडक्ट मैट्रिसेस में हम लाइन ऑफ कोड की बात करते हैं, लाइन ऑफ कोड कितना है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। लाइक एक मॉड्यूल है, इसमें एफर्ट इन मैन मंथ वो डिफाइन किया और नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कितना है वो डिफाइन किया। तो इसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन कितना होगा। एलओसी अपॉन मैन मंथ के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं और उसकी क्वालिटी हम मेजर करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन एलओसी वो डिफाइन करते हैं। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल पॉइंट। फंक्शनल पॉइंट की फंक्शनलिटी ऑफ द बेसिकली फंक्शनल पॉइंट मैट्रिसेस इंस्टेड ऑफ एलओसी, उसकी जगह पे हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम की फंक्शनलिटी कितनी इंप्रूव हुई है, तो वो हम फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस डिफाइन करते हैं। तो ये हम कह रहा है कि हम लाइन ऑफ कोड न देख के बल्कि हम उसकी फंक्शनलिटी देखेंगे, कितनी हमारी फंक्शनलिटी डिफाइन हो रही है। और इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, जब फंक्शनल पॉइंट हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो इसके एक्सटर्नल इनपुट कितने हैं, एक्सटर्नल आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल यूजर इंक्वायरीज कितनी है, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या है, ये सारा कुछ हम डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेसेस फाइल कितनी है वो सारा कुछ हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस किया है किस केस में, फंक्शनल पॉइंट्स के केस में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जस्ट गो थ्रू ऑल द पार्ट्स ओवर देयर। अगेन आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में सबसे पहले जो एस्टिमेशन हम जो परफॉर्म करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड वन हम एस्टिमेशन करेंगे कि हमें मैन पावर कितना चाहिए, मैन पर आवर कितना चाहिए। फिर हम एस्टिमेशन शेड्यूल डिफाइन करेंगे कि कितने डेज, कितने मंथ, कितने ईयर के हिसाब से होगा, उस हिसाब से मैन ड्यूरेशन डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन इन मैथ कैलेंडर मंथ, वो डिफाइन करेंगे। फिर फाइनली हम एस्टिमेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने डिफाइन किया है कि वी आर डिफाइनिंग प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कैसे डिफाइन कर रहा है कि हमारे यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या है और उनके ऑपरेशन पॉलिसीज है, स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके बेस पर हम एस्टिमेशन डिफाइन करेंगे और हम फाइनल आउटपुट जो जनरेट करेंगे वो शेड्यूल, एफर्ट एंड कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जस्ट गो थ्रू ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर देयर। इसमें कोई
ऐसी चीज नहीं है, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग कि कॉस्ट कैसे क्या कैलकुलेट करोगे, उसका एफर्ट क्या है, हार्डवेयर कॉस्ट क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या आ रही है, कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट फैक्टर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट की कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने डिफाइन किया हुआ है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन प्रोसेस में कि डेटा फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पुराने प्रोजेक्ट में क्या था, यूजर उनकी रिक्वायरमेंट, एस्टिमेशन साइज, एफर्ट, एस्टिमेट एफर्ट क्या है, एस्टिमेशन कॉस्ट क्या है, कि व्हाट द रिसोर्सेज ओवर देयर, रिसोर्स की क्या जरूरत होगी, उससे हम एस्टिमेट शेड्यूल परफॉर्म करेंगे। तो जस्ट गो थ्रू ये दीज कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं आएगा। Our next topic over there that is called कोकोमो मॉडल। कोकोमो को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कॉस्टिंग हमें इसको बोहेम ने इसको डिफाइन किया था, बैरी बोहेम ने। ठीक है, इसमें इन्होंने डिफाइन किया कि इट्स प्रोवाइड 3 लेवल ऑफ मॉडल, वन इज बेसिक कोकोमो, अनदर इज इंटरमीडिएट कोकोमो एंड नेक्स्ट वन इज डिटेल्ड कोकोमो। तो यहाँ पे बेसिक में क्या डिफाइन किया है, करा सिंगल वैल्यू मॉडल दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एलओसी, उसको डिफाइन किया है। जबकि सेकंड वन में इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट एंड एफर्ट एज अ फंक्शनल ऑफ द प्रोग्राम साइज एंड सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, उसको आप इंटरमीडिएट फॉर्म में डिफाइन करते हो डिटेल्ड कोकोमो में, जिसमें आप एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग एंड एवरी मॉड्यूल का आप क्या करते हो, कॉस्टिंग करते चले जाते हो, तो वो आप डिफाइन करते हो डिटेल्ड कोकोमो में। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिकली दिस मॉडल में बी अप्लाइड फॉर 3 क्लासेस, वन इज ऑर्गेनिक क्लासेस हो सकती है, अनदर सेमी डिटैच्ड हो सकती है, थर्ड वन एम्बेडेड हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट साइज है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आती है, तो ऐसे केस के लिए गुड एक्सपीरियंस ऑफ एप्लीकेशंस के लिए एक आपकी डेवलपमेंट टीम होगी और वो स्मॉल साइज के लिए यूज हो जाएगी ऑर्गेनिक। नेक्स्ट वन इन्होंने बोला है कि सेमी डिटैचेबल, इसमें आपके थोड़ी इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट साइज हो जाएगी और प्रोजेक्ट थोड़ा रिजिड होगा या सेमी रिजिड रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसको सेमी डिटैच्ड बोलेंगे। और एम्बेडेड में अंडर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट बहुत सारी चीजें डिफाइंड होगी, तो उसको आपके एम्बेडेड सिस्टम्स बोलेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या गिवन है हमारे पास, एस्टिमेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इक्वल ए एस रेज बी एम, जिसमें ए भी हमारे कंस्टेंट को डिनोट कर रहा है कि व्हाट द कंस्टेंट ओवर देयर, और द कंस्टेंट ओवर देयर, कंस्टेंट क्या है वो आप डिफाइन करते हो, और फिर ई क्या है, एफर्ट है, एस क्या है, एलओसी को डिफाइन कर रहा है, वैल्यू ऑफ सोर्स इन एलओसी, एंड नेक्स्ट वन एम किसको डिफाइन कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लायर ऑफ द डिटरमाइन फ्रॉम द सेट ऑफ 15 कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स कॉस्ट को बढ़ाते हैं, तो हमें उसके अलावा क्या चाहिए वो आप डिफाइन करते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन कैलकुलेट विद दैट। ठीक है, इन्होंने एक और चीज बोला है कि इन्होंने कहा है कि भाई एक्यूरेसी आपकी प्लस माइनस 20% हो सकती है, जो भी एक्चुअल वैल्यू है या तो उसमें 20% एक्स्ट्रा हो सकता है या 20% लोअर हो सकता है। एग्जैक्ट हम कभी भी कैलकुलेट, हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, अप्रॉक्स इतने का बजट होगा, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उस पर रोल प्ले कर रहे हैं। Now next model over there that is called Putnam's model. Putnam's model ने इसको डेवलप किया, इन्होंने कहा कि मल्टी वर्टिब्रेट मॉडल इन्होंने डेवलप किया। इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो भी आप लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे हो वो बेसिकली एक कर्व के फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड रिलेग नॉर्डन कर्व बोलते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला गिवन है पी इक्वल, अच्छा ये सारे जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये आप जो है कि एक्सप्रेशन, जो फंक्शंस एक्सप्रेशन है, इसको आप जरूर लिखिएगा। मीन्स ये जो आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो, फॉर्मूला शुड भी रहेगा राइट, किसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा कि पी क्या है, के टी क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो टी है क्या एक्चुअली, तो 3 यहाँ डिफाइन किया है, के क्या है वो क्या डिफाइन किया हुआ है, और स्मॉल टी क्या है, दैट इज एट ए टाइम टी की बात कर रहा है, तो वो डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप केवल नॉर्मल डेवलपमेंट हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे कर्व के हिसाब से है, और नॉर्मल ऑपरेशन सब परफॉर्म करें तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सी के सी स्मॉल के अपॉन 1/3 अगेन टी 4/3, तो ये आप डिफाइन करते हो दिस मॉडल। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मॉडल में इन्होंने बोला एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए ई इक्वल ए एल के पावर बी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसमें एल आपका नंबर ऑफ लाइन बोल रहा है, ई एफर्ट साइज है, ए बी हमारे फैक्टर्स हैं, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं, जो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस फॉर्म में यूज हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, दीज आर द
ऑपरेशंस इसको आप एस्टिमेशन परफॉर्म करते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऑटोमेटेड टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी उन टूल्स में आप चीज़ों को डिफाइन कर दीजिए, उन पैरामीटर्स को डिफाइन कर दीजिए, वो क्या करेंगे आपको कैलकुलेट करके फाइनल आपको आउटपुट जनरेट करा कर दे देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आप एस्टिमेशन टूल फॉलो करते हैं उसमें आपकी रिक्वायरमेंट जाती है, फिर आप डिफाइन करते हो साइज एस्टिमेशन टूल डिफाइन करते हो, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टूल डालते हो, अदर कॉस्ट ड्राइवर्स डालते हो, और फिर फाइनली उसका रिपोर्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हो, दैट इज कॉस्ट शेड्यूल एंड एफर्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हो। दीज आर द टूल जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। एस्टिमेटर पाल है, लाइक एस्टिमेट इजी यूज केसेस है, यूज कोकोमो 2 है, एस्टिमैक्स है, चेक पॉइंट्स है, फंक्शनल पॉइंट वर्क बेंच है, एस्टिमेट प्रोफेशनल्स हैं, TSMs हैं, EPM एस्टिमेबल है, कॉस्ट एक्सपर्ट है। तो दीज आर द टूल्स जो कि हमारे अलग अलग आप ये सारे सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने डेवलप किया उसके साइट्स गिवन है, और ये इनके डेफिनेशंस है कि व्हाट द फंक्शनलिटी ओवर देयर जो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एस्टिमेशन वाला पार्ट है वो इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन को एक्सप्लेन किया है। Now I am moving to the next part, that is called risk management and project scheduling. तो risk management part में आते हैं कि what the risk over there, how to monitor the risk, how to manage these risks and how to control that particular part। ये सारा कुछ इन्होंने risk management में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। तो बेसिक इन्होंने ऑपरेशंस डिफाइन किया है, कह रहा है कि बेसिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क। सबसे पहले नॉलेज एंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारे पास हमने पर्सन्स को इन्वॉल्व कर रखे हैं, क्या वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंपेटेबल है या नहीं है, वो सबसे बड़ा रिस्क है। पता लगे मैं C++ डेवलपर को बुला रहा हूँ और मुझे पाइथन का प्रोजेक्ट कराना है और वो मेरे लिए कॉस्ट बढ़ा रहा है, या वो मेरे लिए हर तरीके से वो हमारे एज पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ रिस्क कैन बी पॉसिबल। ठीक है, इंटरफेस मॉड्यूल इसी तरह से आपने जो डिफाइन किया कंप्लीट सॉफ्टवेयर, उसमें इंटरफेसेस क्या है, किस तरह से हैं, वो भी कॉस्ट बढ़ाता है। पुअर नॉलेज ऑफ टूल्स, यदि आपने टूल्स प्रॉपर यूज नहीं किए तो वो भी हमारे लिए इसका काम करता है। प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करते हैं कि हमने एज पर हमारे हार्डवेयर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिफाइन नहीं किया, तो वो भी हमारे लिए एक रिस्क हो जाता है कि भाई हमने सपोज करो 32-बिट प्रोसेसर के लिए काम हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैटिबल एज फॉर आवर रिक्वायरमेंट, तो वो भी इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। दैट काइंड ऑफ रिस्क अंडर दिस पार्ट। सम मैनेजमेंट इश्यूज आल्सो, कि हमारे टीम्स हैं तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस पर भी हमारा रिस्क, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, सपोज करो कुछ हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ इश्यूज हैं, वो मैक्सिमम टाइम छुट्टी पे रहते हैं, वो अपना ऑपरेशन ऑन टाइम करके नहीं दे रहे हैं या बिफोर टाइम करके नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता जाएगा, मैन पर हेड जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, ये सारे हमारे रिस्क में फैक्टर्स में काम करते हैं। अपडेशन इन हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ाते हैं। हमने कॉस्ट सपोज करो 1 लाख दिया, लेकिन बट जो हमारे हार्डवेयर कॉस्ट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, रैपिडली नए प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, उनमें मिनिमम सपोर्ट फीचर्स नहीं मिल रहा है, तो वो सारे भी इश्यूज आते हैं। फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट आती है। देन कस्टमर रिस्क हमारे पास है। कस्टमर रिस्क कैसे है, कस्टमर कह रहा है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट की नॉलेज उस तरह से नहीं है, या बहुत जल्दी वो करके देना चाहता है, कह रहा है कि भाई हमें 2 दिन के अंदर दे दो, तो दैट कैन बी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो यूज होंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल रिस्क होंगे, कॉमर्शियल रिस्क होंगे। तो दीज आर द रिस्क जिसको हम क्या करेंगे, रिस्क को मॉनिटर करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो इन्होंने मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क को डिफाइन किया है कि हम मॉनिटरिंग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क डिटेक्शन, रिस्क कंट्रोल, रिस्क रिकवरी, ये सारे कुछ रिस्क मैनेजमेंट पे हम डिफाइन कर रहे हैं। So just go through all these component. If any kind of issue, तो let me know. वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, you can go through all these things. Okay? ठीक है बच्चों, तो आज थोड़ा सा मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं आज थोड़ा सा आप लोगों का क्लास आज बहुत जल्दी ही बाइंड अप करूँगा। मेरी एक्चुअली एक ट्रेन है 2 बजे के आसपास में, 2:15 या 2:20 पे, तो मैं आज आप लोगों की क्लासेस इतना ही पर बाइंड अप करूँगा। नेक्स्ट कल की मेरी क्लास होगी, कल की क्लास में हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और फिर हम 26 वाली जो क्लास होगी 26 वाले में हम हमारा इंटेंशन ये होगा कि वी शुड कवर ऑल द टॉपिक एज वेल एज वी कैन गो थ्रू विथ वाइवा पार्ट आल्सो। तो वाइवा में हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास सिंपल 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे और हम उन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आपको फॉर अ टाइमिंग हाफ एन आवर या 45 मिनट के लिए हम आपको लाइव करेंगे और उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना होगा, उसको फुलफिल करके सबमिट करना होगा। ठीक है, एनी अदर डाउट लेट मी नो। यस एनीवन? नो सर, नो। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूंगा, इसलिए कि आज मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक टुडे ऑनवर्ड। ओके सर, ओके सर, ओके। ओके बेटे, टेक केयर, सी यू।